सेशन हमारा स्टार्ट होता है एडवांस इफ फॉर्मूले से। लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था एंड फॉर्मूले का। एंड फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते हैं और फॉर्मूले की। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आपको आईडी प्रूफ के लिए कुछ मेंटेन करना है डेटा, तो यहां पे आईडी प्रूफ के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो पैन नंबर, डीएल, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, 4 चीज चाहिए होगा। फिर यहां पे इसका स्टेटस। तो सेम जो कल की एग्जांपल था उसी एग्जांपल का ये है कि नेम, मैं कुछ भी डाल देता हूं कि आईडी प्रूफ में इन चारों में से कोई भी एक चलेगा। एंड फॉर्मूले में आपने पढ़ा था कि अगर आपका जितने भी कंडीशन आपने दिया है सारे कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो स्टेटस यहाँ पे आपका ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। बट यहाँ क्या है कि कोई एक एन एंड मोर देन वन, तो उसके लिए चलिए इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। हम बोलेंगे कि इफ अगर पहले ही में y मिलता है तो यहीं पे आप स्टेटस ओके कीजिए और बाहर निकल आइए। ऐसा नहीं होता है तो फिर सेकेंड इफ चलेगा, फिर इस डीएल में चेक करेगा इक्वल कि क्या a इक्वल टू वाई है। अगर ये y है यहां से निकलिए ओके करके। फिर थर्ड इफ चलेगा कि दैट इक्वल टू वाई, सॉरी माफ कीजिए यहां पे ओके देना था। जैसे सेकेंड इफ मिला ओके करके बाहर निकलो, नहीं देन नेक्स्ट सेल में चेक करें कि क्या a इक्वल टू वाई है। ऐसा हुआ तो यहीं पे आप ओके कीजिए और बाहर निकल आइए। फिर यहां पे इफ फॉर्मूला चलेगा कि इफ क्या a इक्वल टू वाई है। ऐसा हुआ तो यहीं पे आप ओके कीजिए और बाहर निकल आइए, नहीं तो पेंडिंग। यहां पे पेंडिंग होने के चांसेस 1 है और ओके होने के चांसेस 4, इसलिए हम 4 ओके और 1 पेंडिंग लिखा। इसमें से अगर चारों में नहीं होगा तभी पेंडिंग दिखेगा, किसी एक में भी वाई हुआ तो यहां पे आपको स्टेटस में ओके दिख जाएगा। तो ये इफ का फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को। अरविंद जी कोई डाउट है आपको? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ कि पेन कार्ड तो मेरा कंपल्सरी है कि पेन कार्ड तो होना ही चाहिए, डीएल वोटर पासपोर्ट में से कोई एक चलेगा। तो यहां पे 2 कंडीशन आ गई, एंड का भी हो गया और का भी हो गया। और क्या हुआ कि मुझे ए आपका हो गया एंड का और हो गया कि इसमें से कोई एक होना चाहिए, सॉरी माफ कीजिए ए आपका, बाकी जो नीचे वाला देख रहे हो आप ये आपका एंड हो गया। मतलब कि ए आएगा एंड के हिस्से में और ए आएगा आपके और के हिस्से से, और दोनों कंडीशन से मैच होके रिजल्ट आएगा आपका। तो चलिए इस मेथड को हम करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम यहां पे लगाते हैं एंड, यहां पे इक्वल एंड, और फिर यहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे दैट इक्वल टू वाई। ऐसा हुआ तो फिर और चलेगा कि दैट इक्वल टू वाई कॉमा दैट इक्वल टू वाई कॉमा दैट इक्वल टू वाई। अगर इसमें 2 वाई, एक पेन कार्ड की वाई, एक तीनों में से किसी एक का वाई मिला तो यहां पे ट्रू रिपेक्ट करेगा। मतलब कि जो ऊपर हमने इफ से किए थे इसको हम और से भी कर सकते थे। और के अंदर में जस्ट एंड की तरह होता है, लेकिन वो एंड के अपोजिट काम करता है कि अगर ए इक्वल टू वाई हुआ
तो इसको चेक, इसको चेक करेगा, फिर इक्वल टू वाई, जितनी कंडीशन है एक साथ इसके अंदर डाल दीजिए, रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। फिर इफ फॉर्मूले की मदद से इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने मनचाहे रिजल्ट के अंदर में कन्वर्ट कर दीजिए। मर्ज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे मर्ज कर दीजिए, इफेक्ट पे आपका मर्ज हो जाएगा। सेम यहां पे मेथड हमने अप्लाई किया कि यहां पे हमने एक एंड में डाल दिया और फिर एक और में, मतलब कि एंड को दो ट्रू चाहिए, जो कि एक यहां से मिलेगा और एक पूरे और से मिलेगा। दो ट्रू मिला तो एंड ट्रू फॉल्स करेगा, और कब करेगा, जब इन तीनों में से कोई एक ट्रू मिलेगा। तो इस एंड और की कंबाइन मेथड को समझ में आया आपको? अगर बात करें हम एक्सेल 2013 की, एक्सेल क्या हुआ अरविंद जी, समझ में नहीं आया आपको ये? रैंड और वाला पार्ट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे इन तीनों में से एक y चाहिए और एक हमारा ए वाई चाहिए, ठीक है? तो इन तीनों के लिए मैंने और लगाया, और ने क्या किया कि अगर तीनों में से कोई y मिलेगा तो और क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रू रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि और क्या होता है कि जितने भी कंडीशन हमने दे दिया, एनी वन एंड मोर देन वन, एनी वन या मोर देन वन, आ गया। और फिर मैंने एंड में मेथड दिया कि भैया a इक्वल टू वाई होना चाहिए और फिर a ट्रू होना चाहिए। आया समझ में सर? हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। एक में रविंद्र क्या, अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ ठीक है सर। ठीक है ना, आगे बढ़े। किसी को डाउट तो नहीं है? अरविंद जी आपको डाउट है? ओके, तो इसका यूज हम इस पे करते हैं। बात कर रहा था 2013 की, तो 2013 में अगर हम फॉर्मूले बार में जाए तो लॉजिकल फॉर्मूले में एंड है, कोई इफ है आपका, यहां पे और है। इसमें एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला नया है, एक है आपका एक्स और एक है आपका इफ एन ए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, पहले हम और इस जो 2007 के अंदर जो फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉजिकल में ट्रू एंड फॉल्स क्या करता है, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। नॉट क्या करता है, निगेटिव करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अगर मैं नॉट के अंदर में ट्रू डालू तो फॉल्स रिपोर्ट करेगा, अगर फॉल्स डालू तो ट्रू रिफ्लेक्ट करेगा। तो नॉट का काम आपका यही है। इफ एरर, इफ एरर का काम होता है कि किसी भी तरह का एरर आपके फॉर्मूले में आता है, जैसे कभी कभी क्या है कि हम लोग पहले से इसको डिवाइड करके लगा देते हैं और नीचे तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अब नीचे एरर आ रहा है, टाइप करोगे आ जाएगा, लेकिन बाकी तो एरर दिख रहा है। आप चाहते हैं कि एरर ना दिखे, एरर की जगह ब्लैंक वगैरह कुछ हो, तो फॉर्मूले को आप इफ एरर के अंदर में डाल दीजिए। ब्लैंक हो गया, तो आपका इफ एरर इसके लिए यूज होता है। तो लॉजिकल फॉर्मूला में आपको एंड समझ में आ गया, फॉल्स, इफ एरर, नॉट, और एंड ट्रू। इसमें कोई दिक्कत है आपको इस फॉर्मूले में? सर इफ इज एरर नहीं होता है, इफ एरर होता है।
ठीक है। इफ के साथ जब हम 2003 में जब हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला नहीं था, उस समय हम इज एरर के साथ इफ में रख के यूज करते थे। वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से था। तो मैं आपको आगे कराता, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं भी बता देता हूं। अभी एरर आया तो उस समय क्या होता था कि हमारे पास एक इज एरर का फॉर्मूला था। इज एरर का फॉर्मूला क्या करता था कि अगर उसके सेल में जो आपने रिजल्ट डाला, जो फॉर्मूले डाला है, अगर उसका रिजल्ट अगर एरर आता है तो ट्रू देता है, अगर नॉर्मल वैल्यू आया तो फॉल्स देता है। फिर कंडीशन लगा के हम बोलते थे कि अगर ए ट्रू है तो ब्लैंक आ जाए, नहीं तो जो फॉर्मूला का रिजल्ट आ रहा है उसी रिजल्ट को आने दो। ये था आपका इफ इज एरर। इसको हम आपस में कंबाइन कर लेते थे बाद में। कंबाइन कर लिया। फिर यहां पे हम जो डिवाइडिंग है, इस डिवाइडिंग को यहां पे D4 में पेश कर देता हूं। ए बनता था आपका। माफ कीजिएगा, ए लास्ट में इज एरर नहीं आएगा। हमने बोला इज एरर, इसको अगर रिपीट करने की बारी नहीं होगी, आप एक बार इसको सही से समझ ले तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको एवलेट करता हूं फॉर्मूला में। ये क्या किया, इज एरर ने क्या किया कि चेक किया जो डिवाइडेड है, क्या डिवाइडेड का रिजल्ट एरर तो नहीं है। अगर इस एरर को एरर मिलेगा तो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। तो क्या दिखाया, फॉल्स दिखाया। इसने किया सीधे डाइवर्ट कर दिया फॉल्स पार्ट में, बोला कि भैया फॉल्स है, आगे चलो इसमें डिवाइडिंग करो, और डिवाइडिंग करके इसने अपना रिजल्ट दिखा दिया, तो रिजल्ट आ गया ये। लेकिन जहां पे एरर आया, यहां पे जैसे एरर आया तो इसने, इस एरर ने क्या किया भाई, देखो 0 0 एरर आया, तो इस एरर ने, सो इस एरर ने हमारा ट्रू दे दिया। जब ट्रू है तो इसने यहां पे ब्लैंक शो कर दिया। तो ये हमारा 2003 का मेथड था, लेकिन 2007 पे हम इस एरर के अकॉर्डिंग चलते थे। इस एरर में कोई इतना लंबी सोचने का ठीक नहीं था। तो आपको अगर ये मेथड पसंद आता है तो इस मेथड को यूज करो, या फिर इस मेथड को पसंद आता है तो इस मेथड को यूज करो। क्लियर है आप लोग ये इस एरर का फॉर्मूला? और सिर्फ डीआईबी के एरर पे नहीं, किसी भी एरर पे काम करता है। अरविंद जी क्लियर हुआ आपको सर? ओके, अब बात चलते हैं कि हमने लॉजिकल, जो 2007 का लॉजिकल फॉर्मूला है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2013 के अंदर कि लॉजिकल फॉर्मूला में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नया जो आया है, बाकी तो सेम पुराना ही है, नया आपका आया है, सबसे पहला आपका आया है इज इफ एन ए। पहले आपका इफ एरर था, इफ एरर से ही इफ एन ए बना है। मतलब इफ एन ए क्या करता है कि अगर आपकी किसी भी सेल के अंदर में एन ए रिजल्ट आता है तो उस एन ए रिजल्ट को, एन ए का जो एरर आता है उस एरर को इफ एन ए क्या करता है, किसी अलग रिजल्ट में शो करता है। मतलब इफ एरर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब सिर्फ एन ए एरर आएगा। इफ एरर किस पे करता है कि किसी भी तरह के एरर पे इफ एरर का कंसेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन इफ एन ए का कंसेप्ट किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ आपका एन ए के एरर्स पे। जो वी लुक का भी यहाँ पे मैच है इंडेक्स से जो हमारा एरर आता है उस पे आपका अप्लाई होता है। क्लियर है आप लोगों को इफ एन ए? उसके बाद आपके पास आता है एक्स और। एक्स और में क्या होता है कि इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, कि अगर इसमें एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा।
ये बेसिकली इससे लिया गया है, आपका एसक्यूएल सर्वर से इस फॉर्मूले को लिया गया है। ट्रू आया? अगर दोनों ट्रू हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, या दोनों फॉल्स हो गया, सॉरी, तो फॉल्स आएगा। मतलब कि एक सही और एक गलत, कोई भी एक सही कोई भी एक गलत होगा तो रिजल्ट यहां पे ट्रू आएगा। अगर दोनों सही हो गए तो फॉल्स आएगा, दोनों गलत हो गए तो फॉल्स आएगा। ठीक है सर? तो एक्स और समझ में आया आपको? तो इसमें से होता है ना ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या हुआ कि आपको दोनों में से कोई एक लेना है। अब एक्स और को हटाओ और इस पे सर्च करो, इफ पे, कि मुझे यहां पे 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर यहां पे 1, यहां पे 1 हुआ तो यहां पे 0 होना चाहिए। अगर यहां पे 0 हुआ तो यहां पे 1 होना चाहिए। अगर आप 2007 में इस कंसेप्ट को लगाओ तो आप यहां पे क्या करोगे? एंड लगाओगे, कि इफ एंड अगर a इक्वल टू 1 है और a इक्वल टू 0 है तो क्या आना चाहिए? जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। फिर इफ a इक्वल टू, सॉरी, a इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पे फिर ओके, नहीं तो पेंडिंग। इतना बड़ा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ता। सॉरी, हमने एंड नहीं लगाया इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे 1 की जगह ट्रू फॉल्स, इसको ट्रू फॉल्स समझो, इसका फोन सर। हाँ सर, लगा सकते हैं ग्रेटर देन, यहाँ पे हम बताया था आपके लास्ट क्लास में कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इसे कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो एक्स और 2013 के अंदर में अवेलेबल है, जो कि ऐसे कंसेप्ट को आसानी से पूरा करता है। तो 2007 के अंदर में इफ लॉजिकल फंक्शन में दो फॉर्मूले आए थे नया, एक इफ एन है और एक आपका एक्स और। हाँ संजय जी, सिस्टम मेरे स्टार्ट करके स्टार्ट करो, बाकी सब तो ज्वाइन कर चुके हैं ना, आप ही प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ रजिस्टर के ज्वाइन, आपका इंटरनेट हो सकता है स्लो हो गया होगा, अब पता नहीं, दोबारा कर लीजिए रीस्टार्ट करके। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और नेस्टेड इफ की। मान लीजिए कि हमारा सेल्स का सेल्स है हमारे पास, और सेल्स में मेरे पास इसमें इंसेंटिव हमें देना है। इंसेंटिव का रेंज कुछ इस तरह से कि अगर कोई 0 से 40 करता है तो मैं यहां पे 500 दूंगा, अगर 41 से 80 करता है तो मैं इसको 1000 दूंगा, 81 से अगर कोई 100 करता है तो मैं उसको 2000 दूंगा, अगर कोई ग्रेटर देन 100 करता है तो उसको मैं 5000 दूंगा। तो इसके लिए हम यहां यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला, कि इफ अरविंद जी, क्या वॉइस में प्रॉब्लम है? वॉइस रुक रुक के आ रही है क्या? नितिन जी,
हेलो हाँ नितिन जी। सर, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस बहुत रुक रुक के आ रही है। वॉइस में रुक रुक के आ रही है, बाकी लोगों को तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, मैं एयरटेल से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं 0 से 40, 41 से 80, 81 से 100 और ग्रेटर देन 100 में 5000 यूज करूँ। अब वॉइस सही है नितिन जी मेरी? नितिन जी, अब वॉइस ठीक है? सर, ठीक है, चलिए। तो यहां पे मेरा कंडीशन क्या है? 0 टू 40, 41 टू 80, 81 टू 100, 100 पे मुझे ए इंसेंटिव लॉन्च करना है। यहां पे अगर हम मैनुअल करें तो हमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए करना चाहते हैं। तो इस पे हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, हम देंगे इफ अगर ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500 रिप्रेजेंट करे, यहां से आउट हो जाए। फिर कंडीशन रहेगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है, सॉरी 80 है, तो यहां पे 1000 शो करो और यहां से बैकआउट हो जाओ। फिर कंडीशन है कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहां पे 2000 रिप्रेजेंट करे और यहां से बाहर आ जाए। नहीं तो फिर यहां पे अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो यहां पे 5000 रिप्रेजेंट करे और यहां पे बाहर आ जाए। ये हमारा विथ इन सेकेंड में चीज लग के आ गई। तो ये हमारा नेक्स्ट इफ में हमने इंसेंटिव का इस तरह से हमने किया। अगर मान लीजिए कि 800, मान लो कि 85 टू 95 वाले को मुझे एक अलग से 800 का प्रमोशनल इंसेंटिव देना है, तो इसके लिए हम इफ के साथ एंड लगाएंगे कि एंड, क्योंकि दो कंडीशन बिटवीन का है। इसमें क्या था, इसमें हमने एंड यूज नहीं किया क्योंकि यहां पे अगर देखो तो हर किसी नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, इसलिए हमने बोला कि 40 से नीचे है उसको 500 दे दो। वो दूसरा इफ का तभी फॉरवर्ड करेगा जब 40 से बड़ा होगा, ये भी आगे तभी फॉरवर्ड करेगा जब 80 से बड़ा होगा। 80 तक एक खुद यहां पे 100 रिप्रेजेंट कर देगा। फिर यहां पे करेंगे फॉर्मूला कि इफ अगर, यहां पे एंड लगाते हैं, दो कंडीशन है एंड, एंड अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एंड ए लेस देन इक्वल टू 95 है तो यहां पे 800 रिप्रेजेंट करे वरना 0 रिप्रेजेंट करो। तो आ गया। दोनों को मर्ज करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करके एस्केप मारो और इसी पे प्लस कर दो, पेस्ट कर दो और इसी को नीचे ड्रैग कर दो, आपका आगे इंसेंटिव। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो इस नेस्टेड इफ में कोई डाउट है आप लोगों को? सर इसमें बिटवीन का वैल्यू दिखाने के लिए क्या डालेंगे? देखिए सुमित अगर जी बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ना आपको किसमें प्रॉब्लम है? कौन से वाले प्रॉब्लम, पहले वाले में दूसरे वाले में? देखिए सिंपल सी बात है कि मुझे इस कंडीशन को फॉलो करना है। सबसे पहला कंडीशन है मेरा ए 0 टू 40, तो मैंने कंडीशन दिया कि अगर A2 लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500 रिप्रेजेंट करो। अगर ऐसा होगा तो मुझे पता है कि हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में, ये दूसरे इफ को तभी रेफर करेगा जब एक कंडीशन यहां पे फॉल्स होगा, मतलब कि फुलफिल नहीं होगा। अगर लेस ग्रेटर देन 40 हुआ तभी ये आगे फॉरवर्ड करेगा इस इफ को, ठीक है? नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी से यहां यहीं पे आपको रिप्रेजेंट कर देगा नंबर। दूसरा,
तीसरे को तभी फॉरवर्ड कर, यहां पे दूसरा चेक करेगा कि क्या ये जो है लेस देन इक्वल टू 80 है। ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ये 100 यहीं पे रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसा नहीं होगा तो ये तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा। तीसरा इफ इसको चेक करेगा कि क्या ये 100 से छोटा है। अगर 100 से छोटा हुआ तो इसको यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये नेक्स्ट को फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट चेक करेगा क्या ग्रेटर देन 100 है। ऐसा होगा तो यहां पे रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि इस बार कोई नंबर बचता ही नहीं है। और सेम ये क्या है, ये दोनों चेक करेगा कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो एंड रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर ट्रू होता है तो इफ इसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ सुमित जी? और दोनों के रिजल्ट इंडिविजुअल निकाल के प्लस कर देगा। तो लॉजिकल कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूला में, जो कि है हमारा इंसर्ट के अंदर, सॉरी फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला। हमने लॉजिकल कवर कर लिया, अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूले में सबसे पहले आपका आता है बैटेक्स का फॉर्मूला। बैटेक्स फॉर्मूला का इंडिया में कोई यूज नहीं है। ऐसे आपको बता दूं, करता क्या है कि किसी नंबर को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में। जैसे मैं यहां पे लिखा ना 154200, ये इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये कन्वर्ट करता है थाई लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं करता है। इसलिए ये हमारे यूज के लिए नहीं है। मैं बता दूं क्या किया इसने। इसने 1045 को वर्ड में कर दिया। मैं अगर इसको कंप्लीट पेज करता हूं, यहां पे ना 1552 बात। इंग्लिश में करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें इसके लिए डीवी के जरिए फॉर्मूला बनाना पड़ता है। फिर हम कैर की बात करें, कैर और इनकोड दो फॉर्मूले होते हैं। किसी भी नंबर का आपको स्काई वैल्यू निकालना हो, मतलब कि जो बाइनरी कोड का जो होता है कोड निकालना हो, तो आप कोड लगा दीजिए, तो बता देगा कि एक्सेल जो है ए को एज ए 65 स्टोर करता है। ए होता है स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने कि अगर कोई भी आईटी कोर्स किया होगा तो इस चीज को पता होगा आपको। मैं इसके बारे में और बता देता हूं। ये आपका स्काई ASCII वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड करेक्टर इंटीग्रेटर कुछ ऐसे, इसका सेकेंड आई याद नहीं है मुझे। ये आपका स्काई वैल्यू इसमें है, इस तरीके से यहां से स्टार्ट होता है। ये नंबर है आपका। अगर आप 33 तो ए इस करेक्टर का कोड होता है, इसका एक करेक्टर का कोड होता है, इसका एक करेक्टर होता है, इसका एक करेक्टर होता है। ऐसे अगर बात करो ए बड़ा ए 65 का होता है, जो कि यहां पे रिप्रेजेंट किया आपका 65। तो ये आपका स्काई वैल्यू, स्काई कोड निकालता है। कंप्यूटर इसी से रीड करता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड करेक्टर इंटीग्रेटर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ ये माफ कीजिएगा, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटर इंटरचेंज, उसको स्काई वैल्यू बोलते हैं। 128 कैरेक्टर्स के अंदर में होता है इनकोडिंग के लिए, इसका यूज करते हैं। तो ए नंबर यहां निकालता है। सेम आपके पास आपका कैर का फॉर्मूला है। कैर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है वापस कैरेक्टर में, मतलब कि कैरेक्टर से कोड, कोड से कैरेक्टर। अब ये मत समझिए कि आपके लिए फालतू है, इसका अच्छा खासा यूज हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास डेटा क्लियरेंसिंग के लिए दो फॉर्मूले हैं। जैसे कभी कभी हम कुछ लिखते हैं
लिखने के बाद हम एक फालतू स्पेस दे देते हैं पहले या लास्ट में, तो ट्रिम फॉर्मूला हमारे पास होता है जो इन फालतू स्पेस को रिमूव करता है। ये रिमूव हो गया कैसे पता चल रहा है? इस पे आप फॉर्मूला लगाइए लेन का। लेन हमारा फॉर्मूला होता है किसी सेल की लेंथ बताता है, इस सेल की लेंथ क्या है। ये बताया इस सेल की लेंथ कितना है, 7 है, और इसकी लेंथ क्या है, 6 है। तो इसने इसको क्लीन कर दिया। जब भी आपके पास डेटा अगर एक जैसा दिख रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा है तो इसका यूज कर सकते हो आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम कहीं से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक रैप जो है ना आ जाता है। मतलब कि ये देखने में अगर जब इसको ट्रिम करोगे तो ट्रिम होते ही आपको यहां पे इसका लेंथ जो है ज्यादा दिखाएगा। मतलब कि ऐसी वैल्यू नॉन प्रिंटेबल वैल्यू कहलाती है जिसका अस्तित्व तो होता है पर विजुअल नहीं होती है। ऐसे को ट्रिम से नहीं, हम क्लीन से करते हैं। बेसिकली ये होता है रैप होता है आपका। जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए कि सुजीत कुमार में हमने ऑल्ट एंटर किया, यहां पे कुमार कर दिया। सुजीत और कुमार के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। अभी आपको यहां पे ब्लैंक दिख रहा है, न कुछ टी और के बीच कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यही आपका एक्सपी होता, विंडो एक्सपी होता, तो आपको इन टी और के के बीच में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखता है इस तरह का। इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, जिसका अस्तित्व तो नहीं दिखता है पर अस्तित्व में होता है। अगर आप इसको अगर हम ट्रिम करें तो यहां पे आप हटता नहीं है। सॉरी, अगर हम लेन देखते हैं, लेन से देखो तो इसकी लेंथ आपको दिखेगी। इसकी लेंथ क्या है, 12 है, जबकि काउंट करो तो इस पे 11 होनी चाहिए। ऐसे वैल्यू, ऐसे कैरेक्टर को क्लियर करता है हमारा क्लीन। क्लीन साफ कर दिया। अब देखो ये आपस में 11 हो गया, इसका लेंथ 11 हो गया। मतलब कि एक जो फालतू कैरेक्टर था उसने यहां से हटा दिया। इसमें होल्ड कीजिएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हेलो, सॉरी वो मेरा हेडफोन हिल गया था। हम चाहते हैं कि इस टी और के बीच में स्पेस आए। तो मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क, ये जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, इस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करने हैं स्पेस में।
तो सबसे पहले सीखना होगा किसी भी सेल के अंदर किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, मैंने बोला स्पेस को रिमूव, सॉरी डॉट है ना हमारा, डॉट को रिमूव रिप्लेस कर दो स्पेस से या फिर डैश से। रिप्लेस कर दिया, जितने भी डॉट दिखेंगे सबको सब रिप्लेस कर देगा। इसके लास्ट में एक होता है इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शनल है। जैसे मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि जिसके अंदर बड़ी ब्रैकेट लगा हो वो ऑप्शनल कहलाता है। ऑप्शनल मतलब ये जरूरी डालना जरूरी नहीं है, डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। तो अगर मैं इसमें 1 डालूं तो ये सबसे पहले को रिप्लेस करेगा, दूसरे को रिप्लेस करेगा। ये नंबर होता है कि जो नंबर डालोगे उतने ही नंबर को रिप्लेस करेगा। 2 दिया, उसको दूसरे नंबर को किया। तो इस तरह से आप जितना नंबर डालोगे उतने को करोगे, मतलब उतने ही टाइम्स वाले को करेगा। ये समझ नहीं आया, लास्ट में क्या बताया आपने, नंबर वाला क्या है? इंस्टेंस नंबर होता है। मतलब कि इसमें क्या है ना कि मुझे इसमें सिर्फ पहला को इसी क्या सारे को ये कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहला डॉट जो है वही रिप्लेस हो, बाकी के सारे डॉट जो हैं वो रिप्लेस ना हो। ठीक है? ठीक है सर। उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट के अंदर में डॉट, डैश और कॉमा हम 1 कर देंगे। पहला रिप्लेस करेगा, पहला रिप्लेस किया, बाकी छोड़ दिया। अगर मैं यहां 2 करूं तो दूसरा करेगा, बाकी छोड़ देगा। अगर मैं यहां पे 3 करूं, तीसरा करेगा, बाकी छोड़ देगा। ये होता है आपका इंस्टेंस नंबर, जो कि ऑप्शनल होता है, डालना जरूरी नहीं। अब इस मेथड को मुझे यहां अप्लाई करना है। अब मुझे पता है कि मुझे इस बात का ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो आपके ये है, मतलब कि टेक्स्ट है, उसको टाइप कर सको। मतलब कि आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे टाइप करोगे कि सब्स्टिट्यूट में मुझे रिप्लेस तो करना है किसको, मुझे रिप्लेस करना है टी और के बीच में जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको। लेकिन हम टाइप कैसे करेंगे, यहां पे ये तो नीचे जा रहा है कर्सर। तो इसके लिए हम इस कोड और कैर का यूज करेंगे। हम एक कर्सर में डबल क्लिक करते हैं एक सेल में, और यहां पे मैं ऑल्ट एंटर मारता हूं। मुझे पता है कि यहां पे टी और के बीच में ऑल्ट एंटर, रैप क्या होता है, ऑल्ट एंटर होता है। तो इस केस में यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कोड का, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस ऑल्ट एंटर जो करेक्टर है इसका कोड क्या होता है स्काई वैल्यू में। तो इसका 10 होता है। मतलब कि अगर मैं कैर के अंदर में 10 डालूं तो सेम चीज रिटर्न होगा। ये मेथड समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर मैं रैप मारता हूं, मतलब कि रैप करता हूं, अगर मैं यहां पे एस और एंटर मारा और के किया, मतलब कि इस एस और के बीच की जो वैल्यू है उसका रैप जो है, इसका जो कोड नंबर है 10 है। अगर मैं यहां पे इक्वल एस एंड CHAR कैर 10 फिर एंड के करूं, एस के आया। जब मैं रैप करूंगा यहां से तो एस और के बीच में डिफरेंस आएगा। ठीक है? तो इसी मेथड का मैं यहां पे यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा और बोला CHAR कैर 10, और इसमें हमने बोला न्यू क्या करना है, स्पेस। तो टी और के बीच में इसने स्पेस दे दिया। तो मेथड समझ में आएगा सर आपको? अरविंद जी समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे आपने सब्स्टिट्यूट का यूज करके रिप्लेस किया था, ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला रिप्लेस का होता है। मतलब यहां इसने क्या किया, किसी टेक्स्ट को ढूंढा और फिर इसे रिप्लेस किया, लेकिन मुझे टेक्स्ट के नहीं पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करना हो, उसके लिए होता है रिप्लेस फॉर्मूला। रिप्लेस मैंने बोला कि इसमें से डॉट को, सॉरी डॉट नहीं, इसमें जाओ और तीसरे नंबर से पहले कैरेक्टर को तीसरे नंबर से एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो डैश में। तो 3 को इसने डैश में रिप्लेस कर दिया। अगर मैं यहां से कैरेक्टर बढ़ाऊं, 1 की जगह 2 करूं, तो इसने 3 और डॉट दोनों को रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस फॉर्मूला इसके लिए होता है कि पोजीशन के हिसाब से ढूंढ के फिर रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस फॉर्मूला समझना है आपको? क्या दिक्कत है अभी बताइए इसमें आपको? ये पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है, तीसरे नंबर कैरेक्टर को, तीसरे नंबर कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर। ये तीसरे नंबर के कैरेक्टर को दूसरे से रिप्लेस कर रहा है। तीसरे नंबर कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर को, यहां से इसने काउंट किया 1 2 3 और हमने आके लास्ट में क्या दिया, नंबर ऑफ 2 कैरेक्टर। तो 2 कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया किससे, डैश से। रिप्लेस का ऑप्शन ये देखो, सिंटैक्स देखो ना, ऑल टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया, स्टार्ट नंबर कहां से रिप्लेस स्टार्ट हो रहा है, हमने बोला तीसरे नंबर से स्टार्ट करो। कितना नंबर कैरेक्टर को करना, तीसरे से कितना कैरेक्टर करूं, 1 करूं, 2 करूं, 4 करूं, कितना करूं, मैंने बोला 2 कर दो। अब किससे करूं, तो मैंने बोला डैश से करो। आगे समझ में? यस सर। किसी और को डाउट है? अब किसी कैरेक्टर को ब्रेक करना और कंबाइन करना सिखाता हूं आपको मैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा सुजीत कुमार, सुजीत एंड कुमार। मुझे इन दोनों टेक्स्ट को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए पास फॉर्मूला आता है कॉन्कैटिनेट का, इसको आपस में हम कंबाइन कर देंगे। बीच में स्पेस चाहिए तो यहीं पे कॉमा स्पेस, या फिर n% का सिंबल जो होता है उस सिंबल से भी हम कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 डेट की बात करो कि मुझे इन 2 डेटों का आपस में कंबाइन करना है 2 लगा के, तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल मेथड से कंबाइन करूं कि एंड तो यहां पे आपका इस तरह से नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि डेट का जो फॉर्मूला होता है वो टेक्स्ट पे चलता है, सॉरी इस पे चलता है, ओरिजिनल वैल्यू पे चलता है। तो डेट का जो ओरिजिनल वैल्यू नंबर होता है तो नंबर दिखाया। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आया डेट एंड टाइम पे, तो आप टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद लिया करो, जो कस्टम फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट इसमें dd mm ss, सॉरी mm ने ss नहीं होगा, yy, फिर n% 2, फिर n% यहां पे लगेगा टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा dd /mm/yyyy, ये आपका निकला। इस तरह से कंबाइन कर सकते हो। अब बारी आती है स्प्लिट करने की। मुझे इसमें से तीनों को अलग अलग करने हैं। तो लेफ्ट से निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट का फॉर्मूला 3 डिजिट, लेफ्ट से मैंने 3 डिजिट अलग करने, तो हमने लेफ्ट टेक्स्ट डाला और नंबर ऑफ डिजिट जितना अलग करते उतना हमने डाला 3, तो 3 अलग कर दिया आपने। राइट के लिए हम डालेंगे राइट का फॉर्मूला, राइट इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला इसमें से 3 कैरेक्टर अलग कर दो, इसने 3 कैरेक्टर यहां से अलग कर दिया। फिर हमने इसको यूज किया यहां पे
मीट फॉर्मूला, मीट इसको सिलेक्ट किया और यहां से हमने बोला, अब मीट में 3 चीजें मांगते हैं, स्टार्ट नंबर। अब इसको बताना पड़ेगा कि मीट स्टार्ट होता कहां से। तो मैंने बोला कि मीट स्टार्ट होता है हमारा चौथे 5वें नंबर से, और कितना मीट है, तो 3 है, तो मीट हो गया। तो स्प्लिट करने के हमारे पास 3 फॉर्मूले, लेफ्ट, मिड, राइट, और तीनों का लगाने का तरीका आपने देख लिया। कोई डाउट इसमें? लेफ्ट, मिड और राइट के अंदर में लेफ्ट लगाया A3, A10 से 3 ले लिया, मिड लगाया और यहां पे कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने यहां डाला सुजीत @iptindia.com, ऐसे एक और आईडी है मेरे पास है कुमार @iptindia.com, एक और डाला मैंने, मान लीजिए अब दिक्कत होगी इसमें। दिक्कत क्या हो गई कि इन दोनों के बीच में हमारे पास, मुझे इसमें से साइड को अलग करना है और यहां से आईडी को अलग करना है। साइड और आईडी दोनों को अलग करना है। वेबसाइट आईडी यहां रखते हैं, साइड यहां रखते हैं, मान लीजिए दोनों को अलग अलग करना है। तो अगर इस मेथड को अपनाएं हम, तो लेफ्ट से अलग करें, लेफ्ट इसको सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं 6 डिजिट, 6 अलग कर देगा। लेकिन बाकियों में 6 तो नहीं है, 5 है, तो गड़बड़ हो गया। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि तीनों में काम कर जाए। तो इसमें हमको अलग किसके बिहाफ से करना है, तो अलग मुझे @ के बिहाफ से अलग करना है। जो @ है वहां से अलग कर दिया। तो @ के लोकेशन कैसे पता चलेगा, तो @ की हमें लगाऊंगा फॉर्मूला फाइंड का। फाइंड @ सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और ये होता है स्टार्ट नंबर कि आपका फॉर्मूला स्टार्ट कहां से हो रहा है। मेरा फॉर्मूला पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैंने पहला दे दिया 7। फिर मैंने 7 - 1। फाइंड फॉर्मूला, फाइंड और सर्च दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं, एक जैसे काम होता है। फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये क्या करता है कि कोई भी एक टेक्स्ट डालोगे तो किसी सेल के अंदर में टेक्स्ट को करेगा, आपको सर्च करेगा और बताएगा कि ये टेक्स्ट इस सेल के अंदर में है कि नहीं है, तो कितने कैरेक्टर बाद है, जिसका फायदा हमने ऊपर उठा लिया। और साइड के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट लगाएंगे। राइट इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला जो इसकी कंप्लीट लेंथ है, इस लेंथ में से जो पूरी जितने भी कैरेक्टर लिखे गए हैं उस कैरेक्टर में से 7 को माइनस कर दो। तो सुजीत NIPT ऑटोमेटिकली आपका अलग हो गया। अब मैं इस फाइंड को इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूं जहां जहां फाइंड की जरूरत है। और फिर इसको नीचे ड्रैग करता हूं, तो चाहे जितना भी डिजिट हो अपने हिसाब से अपने आप को अलग कर लेगा। ये फाइंड और सर्च की जो मेथड है, लेफ्ट के साथ या राइट के साथ, ये समझ में आ गया आप लोगों को? सुमित जी क्लियर है आपको? इसका यूज कर सकते हो। अब आ रही आती केस को चेंज करने की फॉर्मूला। तो केस को चेंज करने के लिए फॉर्मूला हम इस चीज को जानते हैं। एक हमारे पास होता है अपर। अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर, लोअर क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करता है। एंड प्रोपर, प्रोपर केस में कन्वर्ट करता है। 3 फॉर्मूले आपको केस चेंज करने के लिए, अपर, लोअर एंड प्रोपर, 3 फॉर्मूले। तो अब चलिए हम अपने फॉर्मूला बार के देखते क्या क्या हमारा रह गया है। हमने बैटेक्स कर लिया, कैर कर लिया, क्लीन कर लिया, कोड, कॉन्ट्रानेट, हाँ डॉलर, एग्जैक्ट, फिक्स्ड, 3 नहीं किए। चलिए इसको देखते हैं। ये नंबर के अंदर अगर मैं डॉलर लगा दूं तो डॉलर साइन के साथ आएगा आपका। ये टेक्स्ट होता है, इस पे किसी भी तरह की
फॉर्मेटिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिक्स हो जाता है। एक सेम इसी के जैसा होता है हमारा फिक्स का फॉर्मूला। फिक्स क्या करता है, इसको आपस में फिक्स कर देता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बिल वगैरह बनाते हैं तो गलती से कभी डेट फॉर्मेट में या टाइम फॉर्मेट में किसी अलग फॉर्मेट में चला जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं जो मेरा फॉर्मेट हो फिक्स है, कभी भी इसमें कोई चेंज वेंज ना हो, तो उस केस में आप फिक्स के अंदर में डाल दीजिए, फिक्स हो जाएगा। इस पर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, नंबर की फॉर्मेटिंग, डेट टाइम कॉमा दोमा, किसी चीज की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा, इसलिए फिक्स यूज करते हैं। छोटी सी चीज है, बड़ी चीज इसके नहीं है। अब एग्जैक्ट की बारी आती है। राम और यहां पे RAM राम, ये दोनों बराबर है। हम जानते हैं कि सिंपल लॉजिक जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता। इफ के अंदर भी जो भी हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, उस लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा इक्वल जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करने हो कि भाई केस सेंसिटिव हो, राम पूरा जो जो एक एक जो अल्फाबेट है मैच करे केस के साथ, तभी ये आपस में बराबर हो, वरना बराबर ना हो। उस केस में हमारे पास एग्जैक्ट का ऑप्शन आता है कि आप एग्जैक्ट इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा इसको सिलेक्ट कीजिए, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहां पे आपका एग्जैक्ट का फॉर्मूला यहां पे दिखा, ट्रू आया। और मैं इस सेम चीज आपको कर देता हूं, तब ये ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? उसके बाद हमने फाइंड कर ही लिया, लेफ्ट कर लिया, लेन, लोअर, मिड, प्रॉपर, रिप्लेस। हमने रैप्ट फॉर्मूला नहीं किया, तो रैप्ट अभी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट कर लिया, सर्च कर लिया, सब्स्टिट्यूट हो गया, टी टेक्स्ट भी कर लिया, ट्रिम भी कर लिया, अपर कर लिया, वैल्यू करना है हमें। वैल्यू, टी और रैप्ट, तीन फॉर्मूले हमने नहीं किए। चलिए हम करते हैं तीन फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू के। हम कभी कभी क्या सिंगल कोट लगा के नंबर्स को लिख देते हैं, जो कि टेक्स्ट हो जाता है। अगर इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर में, तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉर्मूला रैप्ट का, सॉरी वैल्यू का। वैल्यू कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को वैल्यू में। अगर आप मान लीजिए आपने यहां से कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हो, लेकिन आपने इग्नोर एरर कर दिया तो आएगा नहीं, तो उस केस में आप वैल्यू फॉर्मूला लगा के इसको आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला कैटेगरी, कौन सा है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है वो है टी। कभी कभी एक ही टेक्स्ट में हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं और नंबर भी लिख देते हैं। तो टी फॉर्मूला क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सॉरी नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी के विपरीत हमारे पास एन का फॉर्मूला है, जो सिर्फ नंबर को दिखाता है, टेक्स्ट को नहीं दिखाता है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास है टी और एन के। अब लास्ट फॉर्मूला आता है इस कैटेगरी का रैप्ट। रैप्ट सुनने में साधारण फॉर्मूला है, इक्वल रैप्ट। ये क्या करता है, किसी टेक्स्ट को जितने टाइम्स बोलोगे। सर एक चीज पूछनी थी। पूछिए सर हेलो हेलो पूछिए। सर ये जो आपने भी टेक्स्ट और नंबर्स बताए हैं, अगर वो ऐसा ऐसा कुछ कभी होता है तो सम मुझे अगर नीचे लेना हो सारा तो वो सम नहीं होता है, नहीं सम तो हो वो जाएगा, कैसे कर सकते हैं? सम हो जाएगा, उसमें टेक्स्ट इग्नोर हो जाता है। ओके, हाउ वी कैन डू दिस? सम फॉर्मूला रिजल्ट तभी नहीं देगा जब इसके बीच में एरर होगा कहीं पे। अगर कहीं पे एरर टाइप कर दो ना यहाँ पे एरर, तभी ये आपका एरर रिटर्न करेगा। लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट को इग्नोर करके सम कर देता है। ठीक है भारती जी? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रैप्ट में थे। रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है कि मैंने बोला कि एक को 10 टाइम रिपीट कर दो, इसलिए यहां पे 10 टाइम रिपीट कर दिया। रैप्ट का इतना ही काम है, लेकिन इसको अपने हिसाब से यूज करके हम एक अच्छा खासा इससे हम क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट्स के अंदर में काफी एक अच्छा खासा उपाय हम करते हैं, एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हमारे सेल्स है,
पेस्ट वैल्यू। अब यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया रेप्ट और हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा हमने 51 दे दिया। इस तरह से बार की तरफ आ गया, लेकिन काफी भद्दा दिख रहा है। इसके ऊपर एक बोल्टेक्निक बोल्ड होता है, ब्रिटेनिक बोल्ड, वो फॉन्ट अप्लाई कर दो और इसको अपने हिसाब से कलर कर दो। टेक्स्ट कलर कीजिएगा, बैकग्राउंड कलर नहीं। एक चार्ट की तरह दिखेगा आपको। अब इसमें काफी बड़े हो रहे हैं ना, छोटे छोटे दिखना आप चाहते हैं एक ही सेल के अंदर दिखे, तो इसको आप A2 को डिवाइड बाई 5 कर लो। इस तरह से चार्ट की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। आगे चलिए, आगे अगर आप कर सकते हो, जैसे आप मान लीजिए कि सेल्स आपके कोई माइनस में है, कोई प्लस में है। इसमें कंडीशन दीजिए इफ का, कि इफ अगर ए लेस देन 0 है तो यहां पे क्या शो, रेप्ट कॉमा ए। लेकिन प्रॉब्लम है कि माइनस वाला फिगर तो लेगा नहीं है, तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला, इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर कंडीशन दिया इसमें कि इफ ऐसा नहीं होता है, मतलब 0 से बड़ा नहीं होता है, तो सेम हमें यहां पे रखते हैं, सॉरी ब्लैंक कर देते हैं यहां पे। अब सेम कंडीशन इसको यहां से कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं और यहां पे लेस देन की जगह हम ग्रेटर देन दे देते हैं और ये माइनस यहां से हटा देते हैं। इस पे हम सेम फॉन्ट ब्रिटेनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। ये काफी बड़ा हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड बाई 5 कर सकते हो। और इसको भी डिवाइड बाई 5, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके आप, मैं इधर से ऐसे कर दिया, इसको सिलेक्ट करके हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। बीच में हमने एक लाइनिंग लगा देते हैं और यहां पे भी एक लाइन दे देते हैं। और इधर वाला हमारा हो जाता है ग्रीन में, इधर वाला हो जाता है हमारा रेड में। एक अलग तरह जिसे दिखने लगा है, इस तरह से एक अलग तरीके से इसको दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक इस पे आधारित है, रेप्ट पे आधारित है। अगर एक और चीज दिखाऊं मैं आपको, तो और भी कर दिखा सकता हूं। 4 5 6 7 एक सेकंड बोल लीजिएगा सर। अब इसमें भी आप चाहते हो कि एक अलग से लगाना, तो इसमें भी हम रैप लगा सकते हैं। यूज करेंगे रैप कॉमा 4। फिर इसमें कॉन्कैटिनेट करेंगे किसका, कैर 10 फिर एंड। क्या हुआ दीपक जी, क्यों लॉग आउट हो गए? नेट का पैक खत्म हो गया? सर क्लास चलेगी कंटिन्यू 11 बजे तक। क्लास 11 बजे कंटिन्यू चलेगी। ठीक, ओके।
फिर रैप्ड, इसको हमने किया इसको इस तरह से। ओहो, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, उल्टा कर दिया हमने। पहले कैरेक्टर होता है देन नंबर होता है। सेम यहाँ पे पहले कैरेक्टर देन नंबर। फिर ब्रैकेट बंद, फिर कॉनकानेट, फिर CHR कैर 10, फिर लास्ट मार देंगे यहाँ पे वापस एंड, फिर लगाएंगे रैप्ड। फिर एंटर। उसके बाद इसके ऊपर ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। ब्रिटानिक बोल्ड में आप देख रहे हो कि एक पार्टिकुलर नंबर पे राइट रेड कलर का ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, यही आपका कैट 3 है। अब जब मैं इस पर रैप टेक्स्ट अप्लाई करूंगा, टेक्स्ट को रैप करूंगा, तो उसी जगह से टूटेगा। फिर इसको अलाइनमेंट कर दूंगा मैं 90 डिग्री के एंगल पे। जिससे आपका ये एक चार्ट की तरह दिखेगा। मैं यहां से 5 करूं, देखो बढ़ जाएगा, इसको 3 करूं तो घट जाएगा। तो एक सेल के अंदर चार्ट दिखेगा आपको। हालांकि अगर हम बात करें 2013 में, तो 2013 में इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कमांड है इंसर्ट के अंदर में, आपका क्या है, कॉलन। स्पार्क लाइन के अंदर कॉलन में जाओ, इसको सिलेक्ट करो एंड ओके करो, तो सेम चीज आपको यहां पे रिप्रेजेंट कर देता है। और यही काम हम यहां पे इस फॉर्मूले के जरिए करते हैं। तो अगर 2007 है तो एक कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, अगर 2013 है तो आपके पास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास इसका मेथड है। तो ये समझना है आपको सर? किसमें? सुमित जी क्लियर है? चलिए तो अब देखते हैं 2013 में कोई नया फंक्शन आया है क्या टेक्स्ट में। वही है कॉन्कैटिनेट, डॉलर, एग्जेक्ट, फाइन, लोअर, मिड, नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू क्या करता है, कन्वर्ट द टेक्स्ट और नंबर इन द लोकेटेड इंडिपेंडेंट मैनर। वही करता है, टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करता है। अगर किसी हमने सिंगल कोड के साथ, वही हुआ ना वैल्यू जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, उसी का यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला था, नंबर वैल्यू, तो यूज करके दिखाते हैं। डेसिमल सेपरेटर, कोई डेसिमल सेपरेटर तो नहीं है। ग्रुप सेपरेटर, एक ग्रुप सेपरेटर क्या है, ये क्या है, ये देखना पड़ेगा, एक मिनट, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। इसकी हेल्प में एक बार देख लेता हूं कि क्या यूज होता है इसका। कन्वर्ट द नंबर एंड लोकेट इंडिपेंडेंट वे। जैसे यहां पे हमने दे दिया 2.500 कॉमा 27। ओके, कॉमा सेपरेटर के लिए यूज होता है। यार इसमें क्या हुआ ना, कभी कभी अगर आपको उल्टा लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया 25.00 कॉमा 27, तो यहां पे अगर मैं नंबर टेक्स्ट में लिखूं, नंबर वैल्यू के अंदर इसको सेलेक्ट करूं, मैं बोलूं कि डेसिमल सेपरेटर कौन सा है, कॉमा है, और ग्रुप सेपरेटर कौन सा है, डेसिमल से। ये देखिए, तो एक कॉमा ए जो 27 का जो था इधर उठ के आ गया, इधर उठ के आ गया, और आपको यहां पे दिख गया।
तो नंबर वैल्यू का यूज इसी के लिए किया जाता है। वो सर करेंसीज में होता है, यूरो में कॉमा सेपरेटर होता है। हाँ, बेसिकली इसमें कॉमा लग गया तो ये जो इस तरह से लिख दिया है टेक्स्ट कहा गया, एरो आ गया, डॉट कॉमा हो गया, तो उस केस में इसे कन्वर्ट कर सकते हो आप। फिर प्रॉपर रिप्लेस रेप सर कई बार करोड़ और लैक्स में कॉमा लगाना होता है ना। हाँ हाँ हेलो हाँ सर, लैक्स लिखते हैं ना, वो उसमें ऑटोमेटिकली में तो वैसे नहीं आता है, 3 के उसमें आता है। अगर बाई चांस हमने वैसे 2 के जैसे 3 लग गया, फिर 2 के उसमें लग गया, करोड़ तक दिखाना है, तो कैसे शो कर सकते हैं? उसके लिए कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए चलते हैं, और उसका काफी लेंदी कोड है, मैं आपको कोड भेज दूंगा, देख लीजिएगा, काफी लंबा कोड है, 3 लाइन का कोड है वो। अगर सर्च भी कीजिएगा तो chandu.org पे दिया हुआ है चीज। ये नंबर वैल्यू उसके लिए काम नहीं करता है। इसमें हमारे पास एक आया यूनिक है, रिटर्न द यूनिक कैरेक्टर गिवन न्यूमेरिक वैल्यू। ये क्या करता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। वही जो कैर करता है वही काम फंक्शन ये भी करता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यूनिकोड जो कोड करता है वही ये भी करता है। बाकी जो वैल्यू इस टाइम इसके अंदर जो नई चीज थी वो आपका नंबर प्लेस की वैल्यू नई चीज सीखने लायक, और कोई खास इसमें नई चीज नहीं है सीखने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आता है डेट एंड टाइम का। तो चलिए डेट एंड टाइम की कैटेगरी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा। डेट, जैसे कि हमने यहां पे कोई एक डेट डाल दिया, अब मुझे इसको डे में, मंथ में एंड ईयर में सेग्रीगेट करना है। क्या होता है कि कभी कभी हमारा अगर किसी को मेल करते हैं तो हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए। मान लीजिए कि मेरे पास है MMDDYY, अगर आपके पास वो DDMMYY हुआ, मैं भेजूंगा आपको 12 जनवरी, आपके पास हो जाएगा 1 दिसंबर, क्योंकि मेरा डेट आपका मंथ हो जाएगा, आपका डेट मेरा डेट आपका मंथ, आपका मंथ मेरा डेट बन जाएगा। इसलिए जब हम डेटा को ट्रांसफर इधर से उधर करते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे इस पार्टिकुलर डेट से डे अलग करनी है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डे का फॉर्मूला, डे अलग कर देगा। फिर मंथ के लिए मैं यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये मंथ अलग कर देगा। और यहाँ पे हम ईयर के लिए लगाएंगे ईयर का फॉर्मूला, जो ईयर अलग कर देगा। तो जो भी यहाँ डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये देखा आपने 12/11/2014, इस तरह से अलग कर देगा। फिर इसको कंबाइन करना है तो मैं यहाँ पे डेट वापस लगाऊंगा, इसमें ईयर डालूंगा, मंथ डालूंगा और डे डालूंगा, तो वापस मेरा ये डेट बन के आ जाएगा। सेम हमारा टाइम में भी होता है। अगर मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया कि 10, 20 एंड 35, तो ये आपका आवर आ गया, ये आपका मिनट आ गया, ये आपका सेकेंड आ गया। आवर के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला आवर का, इसमें से आवर अलग करके दे देगा। मिनट के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला मिनट का, इसमें से मिनट अलग कर देगा। और हम लगाएंगे सेकंड का फॉर्मूला, इसमें से सेकंड अलग कर देगा। तो आवर, मिनट, सेकंड, 3 हमारे फॉर्मूले हैं जो अलग करेगा। फिर वापस टाइम का फॉर्मूला इसको कवर करेगा, आवर, मिनट एंड सेकेंड तीनों कवर कर लेगा। आवर, मिनट एंड सेकेंड तीनों फॉर्मूला आपस में इसने कंबाइन कर ज्वाइन कर दिया। इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए करते हैं हम। अगर मान लीजिए कि आज का सिस्टम डेट निकालना है तो हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है। टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट निकाल के दे देता है। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास नाउ का, जो कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों बताता है। तो एक हमारा होता है डेट टुडे फॉर्मूला जो करेंट सिस्टम डेट दिखाता है, एक होता है हमारे पास नाउ का फॉर्मूला जो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों बताता है। और ये अपने आप चेंज भी होते रहता है सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे
इस जो डेट है इसमें अगर 25 डेज जोड़ने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस 25 कर दूंगा, तो 25 ऐड हो जाएगा। फिर इसमें अगर मान लीजिए कि 25 नहीं, मुझे 2 महीने जोड़ने हैं, 2 महीने जोड़ने के लिए हम यहां पे ईओ मंथ यूज करेंगे, इक्वल ईओ मंथ, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा मंथ डाल देंगे जो जोड़ना है, तो आपका 2 महीने जुड़ गया। अगर आपको घटाना है तो माइनस कर दीजिए, घट भी जाएगा। लेकिन मुझे मान लीजिए कि मुझे इसमें 3 महीने, 3 साल, 2 महीने और 40 दिन जोड़ने हैं, तो उस केस में हम यहां यूज करेंगे फॉर्मूला डेट का। डेट, हम डेट में से ईयर अलग करेंगे और इस ईयर में +3 कर देंगे। फिर मंथ, इसमें से मंथ अलग करेंगे और इसमें +2 कर देंगे। फिर डे, इसमें से डे अलग करेंगे और प्लस कर देंगे 40, तो आपका एग्जैक्ट डेट बन के आ जाएगा। समझ में आया आपको? कोई डाउट इसमें? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब घटाने की बारी आती है कि मुझे 1 जनवरी से अभी तक और यहां पे जो डेट डाला मैंने, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम स्टार्ट डेट में से इस डेट को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन मुझे डिफरेंस क्या एग्जैक्ट बता दिया 50 दिन, मैं चाहता हूं सैटरडे एंड संडे को स्किप करना, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नेटवर्क डेज का। नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट एंड डेट, और कोई हॉलीडे लिस्ट आपके पास है तो उस हॉलीडे लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जो पूरा जरूरी नहीं है कि एरोडेस दोनों के बीच का ही हो, कोई भी डाल दीजिए इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया 26 जनवरी, जैसे 26 जनवरी मैंने डाला, 26 जनवरी आई थिंक संडे को ही पड़ रहा, संडे को ही पड़ा, सॉरी 26 जनवरी संडे को नहीं पड़ा था, संडे को ही पड़ा था। यहां पे मान लो कि मैं 28 जनवरी डाल देता हूं, तो यहां से कम हो जाएगा। लेकिन सैटरडे एंड संडे इग्नोर करता है, तो ये दोनों डेट के बीच में इसने डिफरेंस निकाला वर्किंग डे का, जिसमें सैटरडे संडे और इस 2 डेट को इग्नोर कर दिया। लेकिन आपको सैटरडे और संडे इग्नोर ना करना हो, सिर्फ संडे संडे इग्नोर करना हो, या फिर कोई पार्टिकुलर एक डेट को इग्नोर करना हो, तो उस केस में आपके पास आता है फॉर्मूला नेटवर्क डेज डॉट INTL इंटरनेशनल। स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहां से जो अलग करना चाहते हो आप, सैटरडे संडे अलग करना चाहते हो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, जो अलग आप करना चाहते हो उसको अलग कर सकते हो। मुझे सिर्फ करना है, मुझे सिर्फ संडे करना है, तो संडे ओनली सिलेक्ट कर लिया, इस पे 11 आ जाएगा वीकेंड्स। फिर हॉलीडे सिलेक्ट कर लीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अलग करता है नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, जो आप सिलेक्ट करोगे उसी वीकेंड्स को यहां से इग्नोर करेगा। लेकिन ये फॉर्मूला 2010 एंड 13 के अंदर है, 2007 के अंदर नहीं है। तो नेटवर्क डेज सैटरडे संडे के साथ और नेटवर्क डेज डॉट INTL जो चूज करना चाहते हो आप वो चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कि मुझे, मान लीजिए कि मैंने अपना लैपटॉप सर्विस सेंटर में 1 फरवरी को दिया, उन्होंने बोला कि 25 वर्किंग डेज आपको लगेगा, 25 वर्किंग डेज। तो 1 फरवरी से मैं जोड़ूं कि 25 वर्किंग डे बाद कौन सा डेट आएगा, तो उस
चीज की कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डे। वर्क डे, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज एंड हॉलीडे लिस्ट। ये डेट बता दिया। तो इससे सैटरडे संडे को गिनती से बाहर रखा है। ये बताया 7 मार्च को 25 दिन बाद पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से छुट्टियां हो, तो फिर उसके लिए आपको 2007 में कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए आपको 2013 पे जाना पड़ेगा, जहां पे आपके पास है workday.intl। स्टार्ट डेट, डेज, वीकेंड्स जो चॉइस करना चाहते हो, और कोई हॉलीडे लिस्ट है तो उस हॉलीडे लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई किसी में बहुत सारे डेट यहां पे डले हुए हैं, जैसे मैंने यहां पे डाल देता हूं, और हर डेट का आपको महीने का आखिरी दिन पता करना है। महीने का आखिरी दिन पता करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि कोई महीना 30 का होता है, कोई 28 का होता है, कोई 29 का होता है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का। ईओ मंथ सिलेक्ट करते हैं और यहां पे मंथ में डालते हैं हम 0। 0 डालने का मतलब होता है कि उसी महीने का आखिरी डेट। ये बता दिया कि हर महीने की आखिरी डेट क्या है, 31 जनवरी, 28, हर महीने की आखिरी डेट आपको यहां से पता चल जाएगा। अगर मान लो कि आपने महीने की पहली डेट पता करना चाहते हो, तो वो भी पता कर सकते हो ईओ मंथ के जरिए। ईओ मंथ के अंदर में आप टुडे का फॉर्मा डालो, टुडे सिस्टम डेट दिखाएगा, और यहां पे आप -1 डालो तो पिछले महीने का आखिरी डेट दिखा दिया, और पिछले महीने की आखिरी डेट में +1 करेंगे तो आपको करंट महीने का पहली डेट दिखा देगा। तो ईओ मंथ और ईओ मंथ का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है? सुमित जी कोई डाउट है आपको? तो आपका ईओ मंथ हमने इसमें यूज करते हैं। फिर फॉर्मूला होता है वीक डे का। वीक डे बताता है कि महीने का कौन सा दिन है। एक तो आप वीक डे जो है टेक्स्ट फॉर्मूले से ला सकते हो, टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया और यहां पे दिया मैं डी, तो एक टेक्स्ट में आपको दिखाएगा। हम जानते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से हम यहां पे ये ला सकते हैं, मतलब कि जो भी कंडीशन कस्टम फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं हम यहां पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको दिन बताएगा, वेडनेसडे वीक का तीसरा दिन होता है तो इसे 3 दिखाया। हम यहां पे 02 क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारा कहीं कहीं वीक संडे से स्टार्ट होता है। जैसे गल्फ कंट्री में देखो तो वीक उनका संडे से स्टार्ट होता है, उनका फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बंद होता है। यूएस के अकॉर्डिंग क्या होता है? संडे, सैटरडे एंड संडे, तो उनका मंडे से वीक स्टार्ट होता है। तो यहां पे 2 डाल दिया कि हमारा मंडे से वीक स्टार्ट होता है, तो यहां पे नंबर दिखा देगा। तो वीक डे यहां पे आपको नंबर दिखाता है। एक होता है हमारा वीक नम, ये बताता है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, कि साल का कौन सा नंबर वीक चल रहा है। ये सालाना वीक बताता है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप जून का देख रहे हो, 1 जून, ये वीक नंबर बताया है कि ये साल का कौन सा वीक चल रहा है, 23वां वीक चल रहा है। अब चलिए हम फॉर्मूले बारे में देखते हैं कि डेट एंड टाइम में हमने क्या क्या छोड़ा है। डेट वैल्यू, डेट वैल्यू बहुत सिंपल है।
अगर कोई आपको टेक्स्ट में डेट डाल देता है तो आप डेट वैल्यू से उसको कर सकते हो, डेट वैल्यू कन्वर्ट कर देता है डेट में। सेम इस तरह से टाइम वैल्यू होता है, अगर किसी ने टेक्स्ट में आपको टाइम लिख दिया है तो कन्वर्ट कर देता है टाइम में आपका। उसके बाद हम यहां पे आगे बात है डेट वैल्यू होगा डे डे 360, दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है, लेकिन साल को 365 नहीं 360 दिन लेता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 360 दिन का ही होता है। डे 360 स्टार्ट डेट एंड डेट 409 दिन, लेकिन नॉर्मल माइनस करोगे तो ज्यादा आएगा। उसके बाद ई डेट हमने पढ़ लिया, आवर, मिनट, नेटवर्क, डेज, नाउ, सेकेंड, टाइम, टाइम वैल्यू, टुडे, वीक डे, वीक वर्क डे, वीक नंबर, ईयर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक काम स्टार्ट किया था 2013 को, आपको खत्म करना था 1/1/2014 को। आपने काम तो टाइम से स्टार्ट किया, लेकिन आपने खत्म कर दिया अगस्त में ही, आप काम छोड़ रहे हो। तो आपकी पेमेंट की बात हुई थी 5 लाख रुपए, तो मैं पूरा 5 लाख तो नहीं दूंगा क्योंकि आपने पूरा साल तो काम किया नहीं। तो वो आपको बताया कि आपने कितना % साल यूज किया है, वो आपको बताता है ईयर फ्रीक्वेंसी। ईयर फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, हम सॉरी 14 हो गया, 13 करते हैं। हमने 58% दिखाया, तो ये बताता है कि साल जो डेट स्टार्ट डेट दिया 365 के अकॉर्डिंग कितना पड़ता है। तो 2007 के डेट एंड टाइम फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिए। 2013 में कोई नया आया है, देखते हैं। डेज हम एक होता है डे, होता है डेज। एक मिनट, ये भी नया फॉर्मूला देख लो तो करता क्या है। डेज थ्री 60 लग रहा है सर। हाँ नहीं नहीं, डेज अलग है। अच्छा उल्टा लगा दिया हमने। डेज में पहले लगता है एंड डेट, फिर लगता है स्टार्ट डेट। नॉर्मल माइनस करो तो क्या आता है? ये डिफरेंस निकालता है। डिफरेंस के लिए माइनस यूज करते हैं ना, ये डेज बताता है। डेज के जरिए भी निकाल सकते हो। एक नया फॉर्मूला इसमें डेज डाल दिया है और कुछ खास नहीं है। फिर डेज हो गया। ई डेट मतलब ईओ मंथ आवर। Each O big return the number of week the ISO big number of year given the date। ठीक है। अच्छा ये बताता है कि जो साल आपने डाला है, इस साल में नंबर ऑफ वीक्स है कितने? 52। इसने बताया कि नंबर ऑफ डेज हमारे 52 है ओवर पूरे इस साल के अंदर में। तो आईओ से 20 जो हमारा होता है, सर आप लोगों की स्क्रीन से, अरविंद जी स्क्रीन सही आ रही है ना आप लोगों को? सर नितिन जी आपके एंड से प्रॉब्लम है। तो आईएसओ नंबर क्या होता है? आईएसओ वीक नंबर क्या होता है कि बताता है कि कंप्लीट ईयर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ वीक्स है कितने।
ये आईएसओ भी बताता है। मिनट पता है, नेटवर्क डेज मीन सेकेंड वैल्यू, टाइम वैल्यू, वीक डे, वर्क डे, ईयर वैकेंसी। तो इसमें जो नया फॉर्मूला आया है हमारा, हाँ नितिन जी, बोल रहा मैं, बाकी लोग तो सही बोल रहा है कि सही है। डेट एंड टाइम होगा ना, वही फॉर्मूला कंप्लीट चल रहा है, रिपीट कर रहा हूँ ना, आपने तो बोला था रिपीट के लिए। नहीं 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 नहीं, ठीक, ओके, ठीक है। तो डेट एंड टाइम फॉर्मूला में हमारा सीखने के लिए कुछ नहीं है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको फॉर्मूले जो है 2007 एंड 2013 के तीनों फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले, लॉजिकल टेस्ट एंड डेट एंड टाइम 2007 एंड 2013 तीनों कंप्लीट कर लिया है। कल हम सेम इसी तरह की क्लास लेंगे जिसमें आपको वी लुकअप और बाकी जो फॉर्मूले बचे हैं वो फॉर्मूलेज में आपको कल की क्लास में कंप्लीट करूंगा। ठीक है सर? जी हाँ जी।